हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ये जो आर्टिकल है आपका वो है इंडिया यूरोपियन यूनियन पे। देखिए, यूरोपियन यूनियन जो है वो एक ऐसी बॉडी है जो बहुत सारे बाकी कंट्रीज़ को मिल के बनी। लेकिन जब हम इंडिया के से बात करते हैं तो कुछ सिमिलरिटीज़ दोनों के बीच में देखने को मिलती है। सिमिलरिटी ये है कि दोनों देश चाहते हैं, दोनों जो बॉडीज़ हैं, एक तरफ इंडिया और एक तरफ ईयू, दोनों चाहते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्डर जो है उसमें रूल्स जो है वो फॉलो किया जाए, जो रूल ऑफ लॉ है वो मेंटेन किया जाए। मल्टीलैटरलिज्म में दोनों बिलीव करते हैं और दोनों चाहते हैं कि एक पीसफुल वर्ल्ड बने। ठीक है। और जो इंडिया ईयू रिलेशनशिप जो है वो जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो भी अभी रिसेंट टाइम में हो रहे हैं, चाहे वो कोविड से ले हो या रसिया यूक्रेन वार हो, उससे उनका असर हो रहा है उन इन दोनों के रिलेशनशिप में। साथ में जो राइज़ ऑफ चाइना है और इंडियन ओशन का सेफ्टी हो या इंडिया चाइना का जो फुटप्रिंट बढ़ रहा है एशिया में या इंडियन ओशन में, उसको कैसे काउंटर किया जाए, ये सारे इश्यूज़ पे इंडिया और ईयू रिलेशनशिप आपको समझना पड़ेगा। दोनों का जो ट्रेड है वो है ऑलमोस्ट 116 बिलियन। और साथ में ईयू जो है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूएस के बाद। ईयू जो है सेकंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स। लेकिन ये बहुत सारे देश जिसमें आपके जर्मनी, फ्रांस जैसे भी देश हैं, तो ईयू के साथ हमारा जितना इकोनॉमिक टाई हम चाहते थे, ठीक है, वो उतना नहीं बढ़ सका। हम जिस लेवल पे वहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहते थे वो नहीं हो पाया। अगर हम सिग्निफिकेंस देखें ऑफ ईयू फॉर इंडिया, तो देखिए, पहला तो है कि चाइना को काउंटर करना। चाइना का फुटप्रिंट जिस तरह से बढ़ रहा है और जिस तरह से कोविड के बाद यूरोपियन यूनियन ने भी रियलाइज़ किया कि वो डिपेंडेंट है चाइना पे अपने सप्लाईज़ के लिए, अपने रॉ मटेरियल्स के लिए। और उसके बाद ये यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी खुद स्टेप्स लिया ताकि वो डिपेंडेंट ना रहे चाइना पे। जैसे हमने स्टेप लिया कि मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत, उसी तरह यूरोपियन यूनियन ने भी स्टेप लिया। दूसरा है कि पोस्ट ब्रेक्सिट, ठीक है, ब्रिटेन अलग हो गया यूरोपियन यूनियन से, और जो यूरोपियन यूनियन भी है वो भी अलग अलग चैलेंजेस उन्होंने फेस किया। तो उसके बाद ये जो पूरा बॉडी है इसने भी इंडिया का इम्पोर्टेंस रियलाइज़ किया कि एक तो उनको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है अपने इंपोर्ट्स को, मतलब कि चाइना के अलावा भी बाकी देशों से इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, ताकि अगर कोई वैसा कन्फ्लिक्ट हुआ तो चाइना लेवरेज ना करे इस डिपेंडेंस को, इसकी चाइना सप्लाई बंद ना करे। तीसरा है इकोनॉमिक लॉजिक, मतलब कि इंडिया जो है बेनिफिशियरी है ऑफ प्रेफरेंशियल टैरिफ अंडर द यूज़ जीएसपी, मतलब जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। और जो रिलेशनशिप है विद स्मॉलर कंट्रीज़ ऑफ ईयू लाइक डेनमार्क, एस्टोनिया और पोर्टुगल, यानी कि यूरोपियन यूनियन को हम यूज़ करके जो बाकी छोटे कंट्रीज़ हैं, जैसे कि हो गया आपका डेनमार्क, एस्टोनिया, पोर्टुगल, इन सब से भी हम अपना रिलेशनशिप और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। अगर एरिया ऑफ कोऑपरेशन देखें तो हम मल्टी लेवल पे इन्वॉल्व हैं और यूरोपियन यूनियन से हम और ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व होना चाहते हैं। स्ट्रैटेजिक इंगेजमेंट हमारा चल रहा है, जैसे इंडिया ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, ब्लू इकोनॉमी। देखिए, इंडिया जो है, इंडियन ओशन एक बहुत बड़ा रिसोर्स है इंडिया के लिए, जो कि हमारा 3 साइड से हमारा इंडियन ओशन हमें कवर करता है। तो और एज अ होल जो जिस तरह से चीज़ें हो रही है, क्लाइमेट चेंज का इशू या वाटर स्ट्रेस का जो इशू है, उसमें भी हम चाहते हैं कि हम ब्लू इकोनॉमी की तरफ मूव करें। और जो ईयू का ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव है और साथ में इंडिया का ब्लू रिवॉल्यूशन, दोनों एक दूसरे से मेल करते हैं और दोनों को कन्वर्ज करके हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। जो वहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको हम जो इंडिया एज ए नेशन यूज़ कर सकता है। साथ में जो दोनों देश हमेशा ये चाहते हैं कि मल्टीलैटरलिज्म हो, ऐसा ना हो कि चाइना पूरे एशिया में उनका उसका यूनिपोलर हो जाए और वो कंट्रोल करे। हम नहीं चाहते कि चाइना का कंट्रोल रहे, और हम दोनों ही नहीं चाहते कि ऐसा हो कि अनार्की रहे पूरे दुनिया में। हम चाहते हैं कि एक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर हो, जिसमें जो रूल्स, रेगुलेशन, ट्रीटीज़ हैं ये फॉलो हो, और जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, चाहे वो डब्ल्यूटीओ हो या यूएन हो, उसमें रिफॉर्म्स लाएं ताकि और ज़्यादा डेमोक्रेटिकली ये सारे इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म करें। उसके बाद जो एक और एरिया ऑफ कोऑपरेशन है वो है इंडो पैसिफिक का। दोनों चाहते हैं जो इंडो पैसिफिक
स्टेबल रहे, पीसफुल रहे, ठीक है, इसमें इसका मिलिट्राइजेशन ना हो जैसा कि चाइना कर रहा है। और ये ऑफ कोर्स इंडिया के इंटरेस्ट में है कि इन चाइना का फुटप्रिंट कम से कम हो। अभी रिसेंटली श्रीलंका में चाइना ने डॉक किया है अपना शिप, जो कि इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, और ये दिखाता है कि किस तरह चाइना इंडिया का इंसर्कल कर रहा है थ्रू इंडियन ओशन, और अपना मलक्का डायलेमा जो है वो भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद दोनों देश चाहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, क्लाइमेट चेंज का जो इशू है इसमें और ज़्यादा फंड आए, यूरोपियन यूनियन फंड्स भी दे रहा है, साथ में दोनों टेक्नोलॉजीज़ भी एक्सचेंज करके और ज़्यादा अच्छे से क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग को डील कर सकते हैं। कनेक्टिविटी में अगर हम देखें तो दोनों ने अनाउंस किया है कॉम्प्रिहेंसिव कनेक्टिविटी पार्टनरशिप, जो कि अल्टरनेटिव होगा चाइना का बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव का। अगर हम कंसर्न्स देखें, ठीक है, कंसर्न्स क्या क्या प्रॉब्लमेटिक है, पहला तो हम जितना डीपली इन्वॉल्व हो सकते थे इकोनॉमिक लेवल पे या पॉलिटिकल या जियो स्ट्रेटेजिकली, वो हम नहीं कर पाए हैं। दूसरा कि जैसा मैंने कहा ट्रेड पोटेंशियल जो है अभी भी बहुत ज़्यादा बाकी है, और कभी किसी तरह का अलग अलग तरीके से हम एवेन्यूज़ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जिसमें दोनों देश कोऑपरेट कर सकते हैं। साथ में ह्यूमन राइट्स, मतलब कि रह रहे कि यूरोपियन यूनियन से ऐसे कुछ वॉइसेस आते हैं कि इंडिया में ह्यूमन राइट अब्यूज़ हो रहा है, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा, साथ में रिलीजियस फ्रीडम जो है वो डिटेरियोरेट कर रहा है। तो इंडिया को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, और ईयू की तरफ से ऐसा जो वॉइसेस आ रहे हैं वो उसके अगेंस्ट है इंडिया, क्योंकि इंडिया हमेशा एक लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री है जो कि हमेशा अपने कॉन्स्टिट्यूशन तक में, हमारे प्रियम्बल तक में भी हम जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का बात करते हैं। और उसके अलावा जो हमारा कल्चरल लिंकेज है या पीपल टू पीपल टाइज है, वो भी हमारे पास एवेन्यू है उसको और ज़्यादा डीपर अप करने का, इंगेज करने का। अगर वे अहेड देखें तो ज़रूरी है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, हम कई सालों से चाहते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंक्लूड हो, लेकिन वो हो नहीं पाया है, और इसलिए भी हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया के पास स्किल्ड लेबर है, प्रोफेशनल्स हैं। इंडिया चाहता है कि इनका मूवमेंट टू ईयू और ज़्यादा ईज़ हो, ठीक है, ताकि हम जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसका और ज़्यादा उसका यूटिलाइज़ कर पाएँ। साथ में जो पॉलिटिकल डायलॉग है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, ट्राइलेटरल कोऑपरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि बायलैटरली तो हम इन्वॉल्व हैं ही, कि मतलब इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में बातचीत चलती रहती है, लेकिन ट्राइलेटरली मतलब कि अफ्रीका में भी दोनों देश मिलके, जैसे एशिया में अगर हम जापान के साथ बहुत सारे ऐसे मल्टीलैटरल कोऑपरेशन कर रहे हैं अफ्रीका में, उसी तरह यूरोपियन यूनियन के साथ भी हम कर सकते हैं, सेंट्रल एशिया में कर सकते हैं। दोनों जो बॉडीज़ हैं एक साथ आके काम करें तो और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली ग्राउंड लेवल पे चीज़ें काम होंगी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं इस पूरे रिलेशनशिप को। उसी तरह कल्चरल डायलॉग बाकी कंट्रीज़, मतलब कि यूरोपियन यूनियन तो एज अ बॉडी है ही, लेकिन जो इसमें अलग अलग कंट्रीज़ हैं, जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, उनसे भी हमें बातचीत जारी रखनी चाहिए। तो इस तरह से हमने समझा कि इट्स ऑलमोस्ट 60+ साल हो चुके हैं, इतना पुराना अब हो चुका है हम दोनों की दोस्ती, तो हम ज़रूरी है कि उसको और ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली डीपन अप करें, ठीक है, जो क्रिटिकल एरिया है, जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व हों। तो इस तरह से मैंने ये पूरा जो टॉपिक है आपको समझा दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।